नमस्कार, एसिक परिवार के आप सभी सदस्यों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रिकवरी मैनुअल के कुछ इम्पोर्टेंट्स फॉर्म को। जैसा कि आपको पता है, रिकवरी के लिए जो नोटिसेज इशू किए जाते हैं, तो हर एक नोटिस का अलग-अलग नंबर होता है, फॉर्म का नंबर होता है और रिकवरी मैनुअल के अनुसार उस फॉर्म्स को एक नंबर दिया गया है, जिसे हम ESI-CP के नाम से जानते हैं। ESI-CP 1, 2, 3, 4 इस तरह से हमारे पास टोटल 31 फॉर्म्स हैं। आज हम देखेंगे इन फॉर्म्स में हमारे साथ एग्जाम के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम इस चैप्टर को इसलिए भी और इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं क्योंकि प्रत्येक साल आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाते हैं, सिर्फ ESI-CP फॉर्म से, कि फॉर्म नंबर 1, 2, 3 कि यह फॉर्म किस विषय से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, देख रहे हैं हम कि फॉर्म नंबर ESI-CP 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। फिर यहाँ है सब्जेक्ट मैटर, यानी कौन से फॉर्म किस सब्जेक्ट के लिए इशू किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे सामने CP2। अब ये 2 क्यों इशू किया जाएगा? नोटिस ऑफ डिमांड टू डिफॉल्टर, यानी सिर्फ वह नोटिस डिफॉल्टर को डिमांड के लिए ESI-CP2 किया जाता है। 3 क्या है? वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जब CP2 इशू किया जा चुका है, अब उसने पेमेंट नहीं किया है और हम वारंट इशू करते हैं, तो वारंट होता है, यानी CP3 जो होगा एक वारंट होगा जिसमें अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा वारंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी कौन से फॉर्म में इशू किए जाते हैं? तो ESI-CP3। नेक्स्ट 4 में क्या है? प्रोहिबिटरी ऑर्डर वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ डेब्ट नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रोहिबिशन ऑर्डर वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ डेब्ट नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके अधीन हम ESI-CP 4 इशू करेंगे। अब 4 किससे रिलेटेड है? 5 है प्रोहिबिटरी ऑर्डर वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ शेयर इन कॉर्पोरेशन, यानी किसी कॉरपोरेशन में उसके शेयर हो, तब हम ESI-CP 5 इशू करेंगे। यह मोड ऑफ रिकवरी होता है। रिकवरी हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और अलग अलग विषय के संबंधित अलग अलग फॉर्म है, जिसमें हमने देखा फॉर्म 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट है 6 है प्रोहिबिटरी ऑर्डर है वेयर द प्रॉपर्टी टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू विच द डिफॉल्टर इज इंटाइटल्ड सब्जेक्ट टू अ lien or right of some other person to the immediate possession thereof। यहाँ पोजेशन की बात है। नेक्स्ट ESI-CP 7 नोटिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट, यहाँ भी अटैचमेंट की बात है ऑफ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट है। तो यहाँ 1 to 31 CP है, फॉर्म है, बट इसमें से एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे इसमें से कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कौन कौन से के पूछे जाने की संभावना अधिक है। नेक्स्ट ESI-CP 8 है नोटिस ऑफ अटैचमेंट वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ शेयर और इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर है या फिर वहाँ उसका इंटरेस्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी में। 9 क्या है? ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। 10 क्या है? नोटिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इन द कस्टडी ऑफ अ कोर्ट और पब्लिक ऑफिसर, वह प्रॉपर्टी कस्टडी में हो किसी और के, किसके कस्टडी में? पब्लिक ऑफिसर हो कोई या फिर कोर्ट के पास हो, उस प्रॉपर्टी को हमको यदि अटैच करना होगा तब हम CP 10 इशू करेंगे। 11 क्या है? ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एन इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जहां उसके साथ पार्टनरशिप ही थी। पार्टनरशिप में जैसे मान लो कि कोई उसके पास प्रॉपर्टी ऐसी हो जैसे मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, दोनों मोड ऑफ बैलेंस में
जो कि पार्टनरशिप में हो किसी और के साथ। जैसे उसने एक ट्रक खरीद रखी है और वो पार्टनरशिप में 2 का हिस्सा है, उस प्रॉपर्टी को सील करना होगा, अटैच करना होगा, तो ऐसे में हमें CP11 इशू करना होगा। अब याद रखना आसान है, यहाँ पे 1 1 11 होता है, तो दो 1 है इसमें, इसका मतलब 2 के बराबर हिस्सेदारी है, 2 के पार्टनरशिप है। इस तरह सारे नंबर में आप देखेंगे तो कोई ना कोई सीक्वेंस आपको मैच करेगा, जहां से ये आप याद आसानी से रख सकते हो। जैसे 10 है, इसे याद रखने का आसान तरीका है 10 यानी बस, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है बस अब आप मुझे दे दो किसी और के द्वारा भी। ठीक है, तो ये 10 था। फिर 11 है, नेक्स्ट देखते हैं। 11 रिपीट हो गया है, सेम है। 12 ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी छोटा मोटा नहीं होता है। जैसे गाड़ी मूवेबल प्रॉपर्टी है, आपके फोन मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी वो बहुत बड़ा होता है। जैसे घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, जमीनें हो सकती है। इस तरह से इमूवेबल बड़ा होता है, तो याद रखेंगे आप 12, यानी ESICP 12 किससे रिलेटेड है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट ऑर्डर से रिलेटेड है। नेक्स्ट ESICP 12A ऑर्डर टू अटैच सैलरी और अलाउंसेज ऑफ सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। इसे भी याद रखने का आसान तरीका है। 12 यानी बड़ा 12 है, और ए यानी सबसे लंबे समय तक, अलाउंस, ए फॉर अलाउंस, ए फॉर यहाँ 12A भी है। तो हम देख सकते हैं सैलरी एंड अलाउंसेज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या किसी लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय के लिए, सर्वेंट के लिए, वो एक लंबे समय तक यानी बड़े टाइम पीरियड के लिए अलाउंसेज में से हम वहाँ से अटैच कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में 12A इशू होता है। याद रखना आसान है, आप धीरे धीरे इसके फोनेटिक्स यूज करेंगे और आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13, ये है बॉन्ड। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सपुर्दनामा भी कहते हैं, यानी बॉन्ड। बॉन्ड किसी तीसरे आदमी के साथ होता है, दूसरे के साथ होता है। यहाँ 13 यानी 13 बॉन्ड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 13 में बॉन्ड है। 14 क्या है, नोटिस ऑफ श्योरिटी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, 14 में सबसे पहले फॉर आता है, यानी के लिए, किसी और के लिए, तो श्योरिटी यानी श्योरिटी कोई और होता है, किसी और के लिए बनता है। इस तरह से आप चाहे तो कुछ कुछ फोनेटिक्स आप ऐसे खुद से बना करके भी याद रख सकते हैं चीज़ों को। जैसे हमने क्या कहा, 11 में क्या था, 1 1 यानी 2 1, इसका मतलब पार्टनरशिप ही थी 2 की। 12 यानी बड़ा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी। 12 में हमने क्या कहा, बड़े लंबे समय तक के लिए, लेकिन ऑफर अलाउंस यानी किसी के अलाउंस और सैलरी रोक सकते हैं। 13 बॉन्ड, और 14 यानी फॉर किसी और के लिए, तो श्योरिटी के लिए। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं आसानी से। आप धीरे धीरे खुद से भी देखेंगे तो एक न कोई आप तरीका निकाल लेंगे, जिससे कि याद रखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15, ऑर्डर फॉर पेमेंट टू द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑफ करेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स अटैच्ड। अब इनकम टैक्स ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पर करेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स अटैचमेंट का होगा, तो 15 इशू किया जाएगा। उसी तरह 16 में क्या है, वारंट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी को बेच देना। यदि किसी के प्रॉपर्टी को बेच दी जाती है तो बेचने के लिए जो वारंट इशू होगा वह 16 में होगा, 16 में होगा। नेक्स्ट 17, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, ये घोषणा होता है सेल का, तो ये 17 में है। 18 में क्या है, नोटिस फॉर सेटलिंग अ सेल प्रोक्लेमेशन, ये 18 में है। 19 में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ सर्टिफिकेट होगा वो किस चीज़ का, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल का, तो वो 19 में होगा। 20 क्या है, सर्टिफिकेट टू डिफॉल्टर ऑथोराइजिंग हिम टू मोर्टगेज, लीज और सेल प्रॉपर्टी, इसका होगा 20। नेक्स्ट है 21 होगा, नोटिस टू इंटरेस्टेड पार्टीज टू शो कॉज वाई सेल शुड नॉट बी सेट असाइड। इसके अंतर्गत इंटरेस्टेड पार्टी को शो कॉज नोटिस दिया जाता है, SCN दिया जाता है कि वाइल सेल शुड नॉट बी सेट असाइड, कि आपके बिक्री को क्यों ना रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट है CP22, ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है, इसके कंफर्मेशन ऑर्डर 22 के अंतर्गत इशू होता है। अब 23 क्या है,
सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के सर्टिफिकेट है। यहां हमने पीछे देखा सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या था, ESICP 19 और 23 में क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। 24 क्या है, ऑर्डर अटैचिंग अ बिजनेस, उसके किसी बिजनेस को ही अटैच कर देना, यानी किसी के बिजनेस को अटैच करने से रिलेटेड CP 24 इशू किए जाते हैं। 25 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, एक रिसीवर अपॉइंट करना है यदि, तो CP 25 होता है। 26 क्या है, नोटिस टू SCN यानी शोकॉज नोटिस है ये। वाई अ वारंट ऑफ अरेस्ट शुड नॉट बी इश्यूड, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अरेस्ट के वारंट क्यों ना आपके विरुद्ध जारी कर दिया जाए, और वारंट जब इशू करना होगा तो 27। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, 25, 26, 27, क्योंकि यह शोकॉज नोटिस होता है कि क्यों ना आपके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाए, और यदि वहां से रिप्लाई नहीं आता है या फिर डायरेक्ट नोटिस इशू करना हो तो वारंट का जो नोटिस होगा यह 27 होगा। नेक्स्ट 28 क्या है, वारंट ऑफ डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, सिविल प्रिजन में डिटेंशन के लिए रखना, वह वारंट 28 में होता है। 29 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिलीज, रिलीज यानी मुक्त कर देना, उसके ऑर्डर होते हैं। 30 क्या है, अपील टू द AC यानी एडिशनल कमिश्नर, डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर या फिर जॉइंट डायरेक्टर इंचार्ज। अब 31 और लास्ट क्या है, नोटिस टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस इशू करना 31 में था। तो ये था हमारा आज का ESICP फॉर्म्स और फॉर्म्स के बारे में सब्जेक्ट मैटर, कि कौन से फॉर्म किससे संबंधित है। आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जा रहे हैं प्रत्येक साल, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, 2 से अधिक हो सकते हैं परंतु कम नहीं होगा। देखते हैं कि ओवरऑल हमने आज क्या देखा और कौन कौन से इसमें काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट था CP 2 और 3। 2 और 3 क्या था, 2 और 3 में 2 था कि डिमांड नोटिस था, डिमांड नोटिस, और 3 था वारंट फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये आपके लिए 2 और 3 इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपके लिए 10, जो कि आपको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि 10 यानी बस, अब मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, किसी तीसरे का पार्ट है तो भी, तो उसमें हमने देखा था पब्लिक ऑफिसर के पास भी होता है तो वहां से मिलता है हमें, तो 10 था। 11 हमने देखा था, 11 में 2 एक है यानी कि 2 पार्टी है इसमें, यानी पार्टनरशिप फॉर्म में भी। 12 आपको बताया था मैंने, बड़ा यानी 12, तो बड़ा कौन सा होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है। फिर हमने दिखाया था 12A जो कि अलाउंसेस से रिलेटेड था। 13 हमने देखा, 13 क्या था, 13 में बॉन्ड था। फिर हमने देखा 14 में जो कि फॉर यानी के लिए, किसी और के लिए, यानी श्योरिटी से रिलेटेड था ये। इस तरह फिर हमारा इंपॉर्टेंट था 16 जो कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी था, सेल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। उसी तरह हमारा 17 था, 17 इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर इसमें 19 और फिर 19 से सेम रिलेटेड जो अभी मैंने आपको बताया था, 19 एंड 23 दोनों सेम थे। दोनों में क्या थे, सर्टिफिकेट ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी थे, लेकिन इसमें मूवेबल और 23 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कही गई। फिर इसमें इंपॉर्टेंट था आपके लिए 25 जो कि रिसीवर अपॉइंट करने की बात थी। फिर हमने देखा था 26 जो कि शो कॉज था कि क्यों ना आपके अगेंस्ट वारंट जारी कर दिए जाए, अगेंस्ट वारंट जारी कर दिए जाए, किस चीज़ के, अरेस्ट के। 27 में हमने देखा कि वारंट ऑफ अरेस्ट था, इसमें अरेस्ट की बात थी। उसके बाद फिर 28, 29, 30 एंड 31 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से कंटिन्यू 31 तक आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो इस तरीके से
और इसमें से मैक्सिमम मैंने आपको जैसे बताया याद करना भी बिल्कुल आसान है, और आप इस तरीके से याद करेंगे फोनेटिक्स के माध्यम से तो आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक और एग्जाम के हॉल तक पहुंच पाएगी और आप एग्जाम में सही आंसर दे पाएंगे और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन निकाल